नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों हम जो प्रश्न है 1 से लगा करके 30 प्रश्न यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न है दोस्तों हम हिंदी के दोस्तों आपके सामने शेयर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो रीड है उसका जो सेकंड जो है फर्स्ट जो लेवल है, रीड का जो फर्स्ट लेवल है उसके जो हिंदी के सवाल हैं आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रीड लेवल फर्स्ट के। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाते हैं बिल्कुल इन सवालों को शुरू करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले जो हिंदी है उसकी जो भाषा फर्स्ट है। ठीक है, भाषा फर्स्ट के अंदर हम हिंदी को ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का गद्यांश आएगा। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको 31 से लगा करके 35 प्रश्नों को आपको हल करना है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ो तो भी ठीक है और नहीं पढ़ो तो भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर प्रश्न में अगर जरूरत पड़ती है तो इन गद्यांश को पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। ठीक है, समय नहीं गंवाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, ये 31 से स्टार्ट होते हैं और 31 से 60 तक चलेंगे। ठीक है, तो तत्ववेता शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि या तत्पुरुष? तो दोस्तों जो तत्ववेता शब्द हैं वह उसमें कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्व के वेता तत्पुरुष समास आगे आएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, महान शब्द का स्त्रीलिंग होगा महानी, महता, महती या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो महान शब्द है उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा महता। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 देखिए, चेतन का विलोम बताइए। अमर, जड़, अचेतन या चेतना? दोस्तों एक तो कोई आदमी जो व्यक्ति होता है उसका चेतन हो रहा है, वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, वो प्रतिभाशाली होता जा रहा है। एक दोस्तों इसके विपरीत करते हैं तो क्या हो जाएगा? जड़, मंद बुद्धि होता जा रहा है, वो जड़ होता जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैं बीच में जो सामान्य जो मैं एवरेज लिखता हूँ, ठीक है, आपके सामने में बीच में सामान्य जो बालक हैं वो लिख देता हूँ। सामान्य से अगर ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो चेतन हो रहा है। ठीक है, वो चेतन हो रहा है। अगर दोस्तों सामान्य से नीचे जाएगा तो वो क्या है? जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि। ठीक है, जड़ मूर्ख वो बालक हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, जड़। नंबर 34 देखिए, शिक्षित शब्द में प्रत्यय हैं। शिक्षित शब्द में दोस्तों शिक्षित, शिक्षा प्लस इत प्रत्यय लग रहा है। प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगता है तो यहाँ पर इत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, शिक्षित इत। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 देखिए, यहाँ पर देखिए तत्ववेता का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, अभी आगे मैंने बताया कि आगे अगले प्रश्न में आएगा तत्ववेता का शाब्दिक अर्थ क्या है? अज्ञानी, ज्ञानी, अवतार या तत्व का मर्मज्ञ? तो दोस्तों तत्व का मर्मज्ञ होगा इसका आंसर। तत्ववेता, तत्व का वेता या तत्व का मर्मज्ञ, ऑप्शन नंबर 2 इसमें तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, तत्व का मर्मज्ञ। ठीक, आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 देखिए, किस शब्द में नी उपसर्ग है? नहीं है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस नहीं का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको नहीं का पता नहीं लगता है दोस्तों कौन से में है, आप फटाफट से प्रश्न पढ़ा कि किस शब्द में नहीं उपसर्ग हैं। तो आप सबसे पहले न्यून पढ़ा, न्यून में आपको बता दो कि न्यून में है, न्यस्त में है। लेकिन दोस्तों अगर नहीं है पूछ रहा है तो 3 में होगा, 1 में नहीं है। ठीक है, अभी दोस्तों जो पिछले लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर दोस्तों जो इस प्रकार का प्रश्न आ रहा नहीं वाला, उसके अंदर नहीं के अंडरलाइन कर रखा था साफ तौर से। इंग्लिश का जो प्रश्न आता है इंग्लिश में भी उसको अंडरलाइन कर रखा था, और नहीं इसमें हिंदी वर्जन होता है इसके अंदर भी उसको नहीं के अंडरलाइन कर रखा है। लेकिन दोस्तों बाकी जो एग्जाम होते हैं इसके अंदर अंडरलाइन नहीं होता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना नहीं का। तो यहाँ पर पूछा कि किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों निद्रित। यहाँ सबसे पहले न्यून को देखिए, न्यून का दोस्तों क्या होता है? नी प्लस ऊन होता है। क्या होता है? नी प्लस ऊन। न्यस्त को देखते हैं, नी प्लस अस्त होता है, नी प्लस अस्त न्यस्त। ठीक है, नी प्लस अस्त। दोस्तों नैदानिक देखिए, निदान। ठीक है, निदान। ठीक है, निदान प्लस एक नैदानिक होता है, इसमें भी वह नी उपसर्ग लग रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों निद्रित एक पूरा शब्द है तो इसमें नी उपसर्ग नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती हैं। दोस्तों बताना है कि आपको कर्ता के अगर लिंग का पता नहीं है में तो कौन सी क्रिया होगी? वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में या फिर दोस्तों कर्ता के अनुसार? तो दोस्तों अगर कर्ता के लिंग का पता न हो तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो दोस्तों पुल्लिंग में होगी। किस में होगी? पुल्लिंग में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, हेतुमत भूत का उदाहरण कौन सा है? हेतुमत भूत। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि काल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वर्तमान काल चल ही रहा है, अभी जो चल रहा है वर्तमान काल, इससे जो पहले क्रिया हो चुकी है वो भूत बन चुका है, भूतकाल, और आगे जो होने वाली क्रिया है वो भविष्य में हो जाएगी। ठीक है, भविष्य काल। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोस्तों वापस भूतकाल के भी कुछ भाग हैं, वर्तमान काल के भी भाग हैं और भविष्य काल के भी अलग अलग भाग हैं। तो यहाँ पर हेतुमत भूतकाल।
अगर ये क्रिया होती तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, अगर वो होगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होएगा, इस प्रकार। तो हेतु हेतु मत भूत। तो इसका उदाहरण दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण देखिए, तुम आते, यहाँ पर आए नहीं दोस्तों, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, ठीक है दोस्तों। किसी की क्रिया अगर पहली क्रिया होती तो ये कार्य हो जाता। तो हेतु हेतु मत भूतकाल की ये जो पहला उदाहरण ये सही हो जाएगा। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, अगर तुम नहीं आए तो मेरा काम नहीं बना। तो किसी के ऊपर जो है ये निर्भर है क्रिया। तो यहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल की ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे देखते दोस्तों 39 है, कौन सा संधि शब्द सही है? प्राग वैदिक, प्राक धन वैदिक, प्रत्याख्यान प्रति प्लस आख्यान, आच्छादन आ प्लस साधन, अंत तो गत्वा अंततः प्लस गत्वा। तो दोस्तों कौन सा संधि शब्द वो सही है? तो दोस्तों यहाँ पर प्राग वैदिक ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 तो है गलत है, प्राग वैदिक गलत है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रत्याख्यान प्रति प्लस आख्यान, प्रति प्लस आख्यान सही है, लेकिन दोस्तों अगर इसका जो संधि करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो प्रत्याख्यान नहीं बनेगा, प्रत्याख्यान बनेगा। प्रत्याख्यान आधा क्या आएगा, प्रत्याख्यान। आगे देखिए आच्छादन, आ प्लस छादन तो सही है, लेकिन इसके जो शब्द बनेगा उसमें आधा च भी आएगा, आच्छादन, ठीक है। तो आपको पूछा है कि कौन सा सही है, तो सही कौन सा हो जाएगा, अंत तो गत्वा। इसमें अंततः प्लस गत्वा क्या हो जाएगा, इसको अंततः ऐसे भी लिख सकते हैं, अंततः प्लस दोस्तों यहाँ पर गत्वा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते दोस्तों, बताना है कि आपको शुद्ध शब्द कौन सा है। आपको बताना दोस्तों यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, पुण्य, मैथिली शरण, यात्रीगण या फिर रचयिता। तो दोस्तों आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो दोस्तों पुण्य तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, पुण्य को हम ऐसे लिखते हैं, पु आदोहण है और ये पुण्य, ठीक है। मैथिली शरण में दोस्तों इसको मैथिली शरण लिख रखा है, जबकि मैथिली शरण होता है, थी छोटा आएगा, मैथिली बढ़ाएगा और शरण, मैथिली शरण, ठीक है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, रचयिता। दोस्तों रचयिता होता है, लेकिन दोस्तों रचयिता में ही छोटा आएगा, रचयिता, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यात्रीगण, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। तो दोस्तों उसने कहा कि कीवर्ड आ जाए कि दोस्तों ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित होता है। पहला शब्द मुख्य होता है, दूसरा गौण होता है, तो ये मिश्र वाक्य कहलाता है, ठीक है। अगर दोनों शब्दों को अलग अलग करने पर दोनों का अपना सेफ अर्थ निकलता हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में और शब्द बीच में आता है, और दो वाक्य के बीच में और, या, अथवा, ठीक है, अथवा, परंतु, किंतु, इस प्रकार के संयुक्त वाक्य में आते हैं। और सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, गाय ने राम ने दूध पिया, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर की वर्ड आ गया तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 42 देखिए, पैर फैलाकर सोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सुविधापूर्वक सोना, निश्चिंत हो जाना, गहरी निद्रा में सो जाना, दूसरों की उपेक्षा करना। तो दोस्तों पैर फैलाकर कौन सोता है? पैर फैलाकर जो निश्चित हो जाते हैं, बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 43 देखिए, जो आँख के समक्ष न हो, वाक्यांश के लिए शब्द हैं अनदेखा, परोक्ष, अपरोक्ष, अज्ञात। दोस्तों आँख के समक्ष न हो तो दोस्तों इसे परोक्ष कहते हैं, और आँख के समक्ष हो प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम यहाँ पर परोक्ष हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए, आम के आम गुठली के दाम, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आम खाने के पश्चात गुठली बहुत देनी चाहिए? नहीं दोस्तों, गुठलियों की कोई कीमत नहीं होती है, ये भी नहीं है। सज्जन व्यक्ति गुठली की भांति होती है? नहीं है। तो क्या है? एक साधन से 2 कार्यों को पूरा करना। आम के आम भी खा ले और गुठली भी हमने बेच दी, तो यहाँ पर गुठलियों के दाम भी बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक साधन से 2 कार्य पूरे होना, ऑप्शन नंबर 4। हम दोस्तों राजस्थानी ऐसे करते हैं, एक काम के बजाय 2 काम साथ में कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? दोस्तों बताना है कि आपको इसके अंदर अल्प विराम का चिन्ह है दोस्तों कौन सा? अल्प विराम को बताएं, इस प्रकार लिखते हैं अल्प विराम, ठीक है, और पूर्ण विराम इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर अल्प विराम कौन सा है? तो दोस्तों अल्प विराम है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। खड़ी पाई को हम पूर्ण विराम कहते हैं। प्रश्न नंबर 46 देखिए, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली कौन सी है? माध्यमिक स्तर पूछ रहा है, माध्यमिक स्तर पर जो व्याकरण शिक्षण की जो सर्वोपयुक्त प्रणाली है वो कौन सी है? तो दोस्तों व्याकरण शिक्षण की जो सर्वोपयुक्त प्रणाली है माध्यमिक स्तर पर वो आगमन निगमन प्रणाली है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर दोस्तों 47 देखिए दोस्तों, मैं फटाफट जल्दी से इस प्रकार बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके इन 30 प्रश्नों में मैं आपके पूरे 30 मिनट ले लूँ, नहीं चाहता हूँ दोस्तों। मैं जितना कम टाइम लूँगा उतने कम टाइम आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी 10 मिनट हुए दोस्तों, आपके 17वां प्रश्न चल रहा है। फटाफट से इन सवाल को हल करते हैं। चलिए, हिंदी साहित्य शिक्षण की विधि है कहानी विधि, नाटक विधि, संवाद विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो हिंदी साहित्य में सभी होता है, कहानी भी होती है, नाटक भी होते हैं, संवाद भी होते हैं, सब होते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी से हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, जैका टाट प्रणाली में बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना किससे किया जाता है बताइए। अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से या इन सभी के एक साथ शिक्षण से। तो दोस्तों जैका टाट प्रणाली में जो बच्चों को जो पढ़ना लिखाना सिखाया जाता है वो दोस्तों वाक्यों से सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर रचना शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी है। चित्र रचना प्रणाली, शब्द प्रदान विधि, भाषा यंत्र विधि या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी करते फटाफट से इसके ऊपर टूट पड़िए। नहीं दोस्तों, टूट नहीं पड़ना है दोस्तों, इन सवालों को समझना है दोस्तों। सारे बार उपरोक्त सभी सही नहीं होते थे, ठीक है ना। तो सारे बार जो उपरोक्त सभी आते हैं वो सही नहीं होते। आप देखते हैं ना, उपरोक्त सभी आया फटाफट से, अरे फटाफट से नीट मिलियो उपरोक्त सभी फटाफट इन्हें मैं राइट कर दूँ, मार तो सही बेची। ऐसा न करना, कई करना अपन है कि रचना शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी है। चित्र रचना प्रणाली, यहाँ पर रचना करनी है तो चित्र रचना प्रणाली शब्द यहाँ पर सही हो जाएगा 1 नंबर। आगे बढ़ते दोस्तों, लिखित सामग्री को पढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। पाठन, वाचन, लेखन, पठ। आप जैसे प्रश्न पढ़ोगे वो पहले ऑप्शन आपको फटाफट से उसको गोली मार देगी, लेकिन दोस्तों गोली मारने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको गोली लग जाएगी। आपको क्या करना है, प्रश्न को समझना है। लिखित सामग्री को पढ़ने की क्रिया क्या कहलाते हैं। वाचन कार्य हो रहा है, 2 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, आप कौन से ज़िले से हो दोस्तों, आप बिल्कुल कमेंट करके बताना कि मैं इस ज़िले से हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं आप देखना चाहते हो मेरा वीडियो कहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। लेखन शिक्षण, वाचन शिक्षण या दोनों। ये ऑप्शन इसके जो आगे ऑप्शन है इसके यहाँ पर है, ठीक है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है लेखन शिक्षण से, वाचन शिक्षण से, दोनों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों दोनों से होता है, दोनों से। लेखन शिक्षण भी होता है, वाचन शिक्षण भी। अगर कोई कार्य जो शब्द है हमें सही नहीं आ रहा है, अशुद्ध उसको बोल रहे हैं, तो सबसे उसको पहले वाचन कर करके उसको याद करेंगे, बोलेंगे वाचन कर करके। उसके बाद दोस्तों लेखन शिक्षण, उसके बाद लिख करके उसको सही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 देखिए। प्रश्न नंबर 52 इसको मैं वापस थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर 52 नंबर देखिए, मूल्यांकन का एक अंश मात्र कौन है। तो दोस्तों मूल्यांकन का आप सभी को पता है मापन है, वो केवल अंश मात्र है। मूल्यांकन का एक अंश मात्र है मापन, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 देखिए, मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। परीक्षण, स्वयं आलेख, 1 व 2 दोनों, और निरीक्षणात्मक व प्रक्षेपी। तो दोस्तों मूल्यांकन के उपकरण परीक्षण भी है, स्वयं आलेख भी है, तो 1 व 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 है जो बिल्कुल, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका 3 है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 देखिए। हमारा दोस्तों डिजिटल बोर्ड है अभी चल रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 54, इसमें कौन सी बात है दोस्तों, डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे फटाफट से। आप सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइब करोगे आप कहोगे तो डिजिटल बोर्ड भी लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न नंबर 54 देखिए, आप सबसे पहले तो व्यवहार चाहिए दोस्तों आपका, और प्यार चाहिए। तो 54 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को पिछड़ापन दूर करना या छात्रों को प्रगति का ज्ञान देना। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण है वो दोस्तों निदानात्मक जो शिक्षण होता है, निदानात्मक उससे बाद में किया जाता है। तो दोस्तों निदान का क्या करना होता है, निदानात्मक जो शिक्षण होता है उसका कार्य होता है किसी की कमजोरी, जो बालक होता है उसके अंदर किस क्षेत्र के अंदर कमजोरी है उसका पता लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों उसका जो उपचार किया जाता है, इलाज किया जाता है, वो उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना ये निदानात्मक हो जाएगा, और छात्रों का पिछड़ापन दूर करना यह दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि विश्लेषण संश्लेषण से संबंधित है। शब्द प्रदान विधि, देखो या रचो विधि, कोई नहीं, या प्रश्नोत्तर विधि। तो दोस्तों यहाँ पर विश्लेषण संश्लेषण से संबंधित जो विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्न नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है, किसने प्रश्नोत्तर विधि है वो सर्वप्रथम लाई। चलिए प्रश्न नंबर 56 देखिए, शब्दों और वाक्य रचना का ही नाम व्याकरण है, किसका कथन है।
शब्दों और वाक्य रचना का ही नाम व्याकरण है। किसका कथन है? स्वीट का है, हड़ों का है, दिनकर का है, या बोर्ड ऑफ एजुकेशन का है? दोस्तों ये जो कथन है वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन का है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 देखिए, निम्न में से वाचन दोषों को दूर करने की विधि कौन सी है? स्थान परिवर्तन, आवर्ती पुनरावर्ती, अस्पष्टता निवारण, या अशुद्ध उच्चारण करना? दोस्तों दूर करने की विधि नहीं है, ये पूछना है। निम्न से वाचन दोषों, वाचन जो दोष होते हैं, जो पढ़ने बोलने में जो गलती करते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, उसको दूर करने की विधि कौन सी नहीं है? अशुद्ध उच्चारण करना। अगर अशुद्धि तो हम सही कर रहे हैं और अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो ये वाचन दोष कैसे दूर होगा? ठीक है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल इजी आंसर इसका 4 नंबर हो जाएगा। नंबर 58 देखिए, स्वर होते हैं परतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र व परतंत्र कोई नहीं। तो आपको सभी पता है कि स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। जैसे कि आपके वर्ण होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क लिखता हूँ, तो दोस्तों इस क के अंदर दोस्तों क है, ये परतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है। इसके अगर इसको स्वतंत्र करना है तो इसके मैं हलंत करूँगा, ये आधा क ही है। इसके क के आगे दोस्तों ए जुड़ रहा है, तब जाके ये पूरा क बन रहा है। अगर इसको क को बोलेंगे तो क तो यही खत्म हो गया, लेकिन आगे क्या चल रहा है? ए क। हम ख बोलेंगे तो ख तो यही समाप्त हो गया, आगे बढ़ा ख ए आगे जा रहा है। तो ठीक है, जैसे कि हम का कर दें तो का तो यही कहते हैं समाप्त हो गया, इसमें क्या जुड़ा? क के अंदर आ जुड़ा, तब क्या बनाएगा? का आ, कह के आ का, इस प्रकार। तो यहाँ पर स्वर होते हैं, स्वर तो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, है ना? है, अब अम है, ये अ योग वहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल स्वर क्या होते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 59 देखिए, प्रतीकवाद सिद्धांत कौन सा है? प्रतीकवाद सिद्धांत कौन सा है? निर्णय सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, धातु सिद्धांत, या दोस्तों इंगित सिद्धांत? तो दोस्तों जो प्रतीकवाद जो सिद्धांत है वो कौन से सिद्धांत है? ये है दोस्तों निर्णय सिद्धांत। कौन से दोस्तों? निर्णय सिद्धांत है। नंबर 60 दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है, निम्न में से श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? ये दोस्तों हर शिक्षण विधि के अंदर जो आपकी जो सभी जो है ना पार्ट है ना आपके, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, संस्कृत हो गया दोस्तों, आपके हिंदी हो गया दोस्तों, पर्यावरण हो गया, गणित हो गया, सभी के अंदर जो शिक्षण विधियाँ वो लगभग सेम है। और ये एक प्रश्न जरूर पूछते हैं सब शिक्षण विधियों के अंदर, श्रव्य दृश्य सामग्री हो गया, श्रव्य सामग्री हो गया, दृश्य सामग्री हो गया, इस प्रकार पूछते हैं। तो दोस्तों श्रव्य दृश्य दोनों कौन सी हैं? तो ये दोस्तों आपकी VCD है। रेडियो दोस्तों श्रव्य सामग्री है, ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री है, लेकिन श्रव्य दृश्य दोनों है वो VCD है। टेलीविजन भी आपके क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपके लिए प्रश्न बता रहा हूँ कि चार्ट है, वो चार्ट क्या है दोस्तों? श्रव्य है, दृश्य है, या फिर श्रव्य दृश्य है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आपको कौन से जिले के हो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं सभी की कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।